से एक कमीशन का बिजनेस होता है, मुझे कमीशन एजेंट है तो कमीशन उसको मिलेगा ना, ठीक है। या फिर क्लेरिफाई करके दिया रहेगा, हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं रिसिप्ट कमीशन, तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो अगर डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग कमीशन दे देगा तो क्या होगा, है ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा कमीशन रिसीवेबल, है ना, उसमें वर्ड चेंज हो जाएगा, कमीशन रिसीवेबल, मिलने वाला कमीशन, कमीशन पेएबल, बातें की है ना। लेकिन अभी हम लोग कह रहे हैं कमीशन पेड, फिर उसी को एग्जाम्पल नहीं आउटस्टैंडिंग कमीशन, पे करने वाला कमीशन का एग्जाम्पल, क्योंकि पहले के लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट दिया रहेगा और पता नहीं है तो आपको रिसीवेबल और पेएबल करके दिया रहेगा। रिसीव्ड और रिसीवेबल में अंतर है, तो कमीशन रिसीवेबल मतलब मिलने वाला कमीशन, कमीशन पेएबल मतलब देने वाला कमीशन, अभी बाकी है, दिया नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन कंफ्यूजन है ना। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और, कुछ जर्नल एंट्री कर लेते हैं, है ना, ताकि जर्नल एंट्री का आने का बहुत सारा है, लेकिन एक है ना बेसिक टाइप का, जिससे उसके बाद तो कंसेप्ट से पकड़ लीजिएगा आप लोग, है ना। हम लोग डिस्काउंट वाला में आता है जिसमें प्रॉब्लम होता है, डिस्काउंट, ठीक। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। व्यापारिक छूट, लिखा था नकदी छूट, पहले दोनों में डिफरेंस समझना होगा, व्यापारिक छूट नकदी छूट में क्या डिफरेंस है ना। देखिए व्यापारिक छूट जो है ना सबको मिलेगा, चाहे उधार खरीदेगा चाहे नगद खरीदेगा, ठीक। बेचने वाला जो है डिस्काउंट देगा सबको, चाहे उधार खरीदे उसके यहाँ से चाहे नगद खरीदे उसके यहाँ से, और नकदी छूट उसी को मिलेगा जो नगद खरीदेगा, है ना। अगर व्यापारिक कंडीशन रखा है कि मेरे यहाँ से खरीदिएगा नगद में तो आपको ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट भी देंगे, और उधार खरीदेगा केवल ट्रेड डिस्काउंट देंगे, ठीक। तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है ना, व्यापारिक छूट जो होता है ट्रेड डिस्काउंट उसका एंट्री नहीं किया जाता है, वो अपने तरफ से दे रहा है, यानी कि परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने में इसका काम आता है ना। होता क्या है ना कि जैसे यहाँ पर बिजनेसमैन है तो यहाँ पर रिटेलर की बात नहीं है, या समझिए कि होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, या मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर जो है रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर फिर दे रहा है किसको, कंज्यूमर को, है ना, उपभोक्ता को दे रहा है। तो होता क्या है, सेलिंग और परचेजिंग प्राइस निकालने, बहुत सारा गुड्स ऐसा होता है जो एमआरपी पर, उसका एमआरपी पर चलता है, जो ब्रांडेड चीज होता है ना। ऐसे तो बहुत सारा चीज का बहुत ज्यादा एमआरपी रहता है, लेकिन आप जब सामान खरीदने जाते हैं जहां डिस्काउंट मिलता है वहां एमआरपी पर डिस्काउंट देता है, 100 रुपये छपा हुआ है तो इसका 40% डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे, है ना। तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग जब बिजनेस करता है ना तो वो लोग एमआरपी पर डिस्काउंट देकर अपने नीचे वाला व्यापारी को देता है। मान लीजिए होलसेलर तो रिटेलर को दिया, है ना। सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास ऐसा पेन खरीदने के लिए आया, मैं पेन का व्यापारी है और कोई रिटेलर मेरे पास पेन खरीदने आया, ठीक है। तो हमारे पास आएगा तो हम उसको दाम क्या बताएंगे, इसका एमआरपी देख लेंगे 10 रुपया है तो हम उसको बताएंगे कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 8 रुपये मिलेगा एक पेन, है ना। अब आप हमसे हमेशा लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको और एक छूट क्या देंगे कि अगर आप हमसे नगद खरीदिएगा ना तो आप 5% और छूट देंगे आपको। अब मेरे पास कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो नगद खरीदने वाले हैं, कुछ ऐसे उधार भी ले जाते हैं, उधार में बिक्री चलता है, इसमें करोड़ों अरबों रुपया का चलता है, बड़ा बड़ा बिजनेस में,
है ना। ठीक है, अब रिटेलर जब कंज्यूमर को नहीं देता है वो अलग बात है, या हम लोग जाएंगे होलसेलर के पास तो, लेकिन जब जान पहचान हो जाता है ना, हमेशा ट्रांजेक्शन होता है, तो लोग बोलता है ले जाइए ना, बाद में पैसा दीजिएगा। या अपने तरफ से लोग एक अब डिस्काउंट का एक चलाता है कि 1 महीना का डिस्काउंट देंगे या 2 महीना का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इसका भी एक कंसेप्ट है, वर्किंग कैपिटल इसको बोलते हैं ना। तो डिस्काउंट देने का जो समय होता है ना, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल में वो काम बन जाता है, उससे बिना पैसा लगाए आपको मिल गया 2 महीना का डिस्काउंट में सामान, अब 2 महीना के बाद बेच के दीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट का काम होता है परचेजिंग और सेलिंग प्राइस निकालने में, इसलिए उसका कोई एंट्री नहीं होता है। बैंक उसको तो ऐसे भी घटा के बताना है, चाहे नगद खरीदिए चाहे उधार खरीदिए। 100 रुपए की चीज है, देख लिया एमआरपी 100 रुपया, बोलेगा कि हाँ आपको 25% डिस्काउंट में देंगे, हम 75 रुपए में आपको देंगे। अब आप 75 में खरीद के उपभोक्ता को 80 में बेचिए, 85 में बेचिए, 90 में बेचिए, या पूरा का 100 में बेचिए, या आप ही उसी को किसी को दीजिए किलो, तुमको 5% डिस्काउंट में दे रहे हैं, 95 में ले जाओ। वहां पर आपको सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो एमआरपी में बेचना है आपको। ब्रांडेड एमआरपी बिकता है। कुछ कुछ सामान ऐसा होता है कि आप खरीद के लाए कुछ और में, और उसमें अपना लाने का खर्चा जोड़िएगा, फिर अपना प्रॉफिट जोड़ के बेचिएगा, वहां सेलिंग प्राइस अलग तरीके से निकाला जाता है। आप खरीद के लाए पहले, उसमें फिर अपना कॉस्ट मैंने लाने का खर्चा जोड़ें, फिर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ें। लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है उसमें लाने खर्चा आप नहीं जोड़ रहे, सब जुटा हुआ है उसमें, कहने मतलब कि एमआरपी से कम में आपको मिलेगा। अब आपको एमआरपी बेचना है, दोनों का डिफरेंस आपको बचत है ना। तो आपको इतना सामान जाके लाना पड़ेगा ना, कि आप ऐसा नहीं कि क्या 10 पीस पेन खरीदने के लिए चल गए पर बाजार होलसेलर के यहाँ, आने जाने में 10 पीस पेन कितना बचेगा, उतना तो भाड़े लग जाएगा। नहीं, तो आपको इतना लाना होगा कम से कम कि आपका भाड़ा निकलेगा प्लस प्रॉफिट भी निकलेगा, ये सोच के आपको चलना है ना। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट का क्या काम है, सेलिंग और परचेजिंग प्राइस निकालने में काम आता है, उसको लेस करके ही बताना है। उसका कोई एंट्री इसीलिए नहीं किया जाता, उससे किसी को घाटा और फायदा नहीं हो रहा। बात समझ में आया, वो एक सेलिंग और परचेजिंग प्राइस निकालने का एक तरीका है। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है, व्यापारी अपने तरफ से देता है, वहां पर व्यापारी को घाटा है एक तरह से, है ना। अगर तो लेकिन उसको फायदा क्या होता है, नगद डिस्काउंट देने का फायदा क्या होता है, जो विक्रेता है उसको, हाँ उसके पास नगद आ जाता है, पैसा फंसता नहीं है ना। मतलब होता क्या है कि पैसा को फंसा नहीं, वो पैसा को फिर आप दूसरा जगह रोटेशन कर सकते हैं। और किसी को उधार दीजिए तो पैसा फंस गया वो 1 महीना 2 महीना 4 महीना के लिए, कोई गारंटी नहीं कि मिलबो करेगा, वो भाग भी जाता है ना। इसलिए बिजनेस में चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कमे प्रॉफिट हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नगद बेचे, ताकि नगद पैसा हमारे पास आते रहे, फिर वो नगद पैसा दूसरा जगह लगा सकता है ना, ये फायदा होता है। तो प्रोत्साहन देता है, मतलब लालच देता है कि अगर हम नगद खरीदेंगे तो और छूट देंगे। तो मान लीजिए किसी को 100 रुपए का चीज मिल रहा है 90 में, और उसको बोला व्यापारी कि 5 रुपया और देंगे अगर नगद खरीदेगा, तो 15 में छूट मिल गया। तो वो जब बेचेगा किसी को 100 रुपए में, तो 15 रुपये में फायदा होगा उसका। अगर उधारी खरीद के ले जाता है 10 रुपये फायदा होगा, और अगर नगद खरीदता है वो भी, तो उसको 15 रुपये फायदा होगा, है ना। तो ये चीज होता है, इसलिए नकदी छूट का एंट्री किया जाता है, क्योंकि नकदी छूट अपने तरफ से खुद देता हो, है ना। और व्यापारी छूट का क्यों किया जाता है, क्योंकि व्यापारी छूट का तो क्रय विक्रय प्राइस निकालने में उसका काम है, इसीलिए उसका कोई एंट्री नहीं किया जाता। वो एक सिस्टम है ना, कितना घटा के बताना है। डायरेक्ट मतलब 90 नहीं बता के एमआरपी से घटा के बताएंगे। आजकल तो और कंप्यूटराइज हो गया, अब दवा लेने जाते हैं या कहीं देख सकते कंप्यूटराइज सिस्टम फिक्स है, इतना परसेंटेज से मिलेगा, इतना से इतना फिक्स है, इतना निकाल के दिया, इतना डिस्काउंट हो गया, है ना। तो उसी बड़ा बड़ा होलसेलर क्या है ना, वो कंप्यूटराइज किया हुआ सब रहता है, एमआरपी में डिस्काउंट देके आपको बताएगा कितना में आपको देंगे हम, है ना। और अलग से ये छूट अलग से मिलता है, याद रखिएगा, इसका एंट्री नहीं किया जाता है, ठीक, इसका एंट्री किया जाता है, ठीक। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। पहले हम लोग परचेज के लिए लेते हैं, थोड़ा मोटा लिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ, कैश डिस्काउंट एक तरह से बिजनेसमैन के लिए, एक जो बेच रहा है उसके लिए घाटा है, और जो खरीद रहा है उसके लिए फायदा है ना। देखिए हम ऐसा बताएंगे कि आपको
एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग पहले परचेज से लेके चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, ₹1 या 10,000 ये MRP है ना, जो प्रिंटेड प्राइस है 10,000, और यहां लिखा हुआ ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? 10,000 MRP है, लेकिन 10,000 का सामान को 10,000 में नहीं ना देगा। ये हमको मान के चलना ये होलसेलर बिजनेस है या मैन्युफैक्चरर है ना, जिससे हम खरीद रहे हैं। इसका अकाउंटेंट हम लोग वो बिजनेस से खरीद रहे हैं, किससे? हरी से। तो हरी होलसेलर है ना। तो वो क्या करेगा, इतना का MRP का सामान है 10,000 का, यानी कि परचेज प्राइस कितना है, 10% घटा के निकालेंगे ना। अगर ये चीज नहीं दिया रहेगा, बोलेगा इतना का खरीदा, 10,000 रुपये खरीदा। ट्रेड डिस्काउंट देने का मतलब हुआ कि ये MRP है, लेकिन एक्चुअल कितना हम खरीद रहे हैं उससे? 9,000 में। ठीक है, यानी कि MRP लेस करने से 10 में हम लोग के घटा देंगे टीडी घटा दिए 10%, तो हो जाएगा 1,000, यानी कि 9,000। एक्चुअली ट्रांजेक्शन कितना का हो रहा है? 9,000 का। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल एंट्री जो करेंगे, परचेज अकाउंट DR टू हरी, यहां पर क्या लिखेंगे? 9,000 लिखेंगे। एक्चुअल ट्रांजेक्शन ये हुआ है, ठीक। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड 10% टीडी रिसीव्ड, मतलब 10% डिस्काउंट मिला। समझ में आया? यानी कि 9,000 का लेन देन हो रहा, 10,000 का नहीं। अब यही क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, एक लाइन जोड़ेंगे इसमें। इसको उतार लिए, मिटा ना, ठीक। पता था नाम आ जाएगा, अगर कुछ नहीं तो उधारी, है ना। तो उधार खरीदो चाहे नगद खरीदो तो मिलना ही है। 10,000 रुपया का सामान का दाम था MRP, है ना। वो दाम MRP है, MRP से मतलब नहीं है। 10% डिस्काउंट में वो बेच रहा है, 9,000 का लेस ट्रांजेक्शन हो रहा है ना। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम डायरेक्ट, परचेज गुड्स हरी ₹10,000, तो अलग चीज हो गया, 10,000 का वैल्यू होगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10,000 MRP है, 10% डिस्काउंट में दे रहा है, लेकिन 9,000 में नहीं दे रहा है। उसका माने सेलिंग प्राइस या परचेजिंग प्राइस निकालने तरीका क्या है, 10% घटा के बताएगा, है ना। अब इसमें क्या करना देखिए, बता रहा। इसी में हम एग्जाम्पल 2 कर दे रहे हैं इसको, ठीक। सेम ट्रांजेक्शन, है ना। अब यहां पर हम एक वर्ड जोड़ दिए, कैश डिस्काउंट। %5 सेम ट्रांजेक्शन में। अब यहां पर देखिए चेंज हो गया ट्रांजेक्शन, है ना। अब इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है?
इस क्वेश्चन से कैश डिस्काउंट भी है इस क्वेश्चन में, ट्रेड डिस्काउंट तो ही है, उसके अलावा कैश डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि हरी से नगद खरीदा है ना। अब यहां पर हरी का नाम से मतलब नहीं है, लेकिन परचेजिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 10,000 में ये घटाएंगे तो 9,000 हुआ। अब देखिए, अब 9,000 में कैश डिस्काउंट भी घटेगा, है ना। कैश डिस्काउंट कितना हो गया? 9,000 का 5%, यानी कि 450, है ना। तो कैश पेड कितना किया? और घट जाएगा ना, 9,000 में 450 लेस हो जाएगा, लिखा रहा, यानी कि 8,550 ना, 8,550। अब देखिए यहां 3 अकाउंट हो गया, यहां डिस्काउंट एंट्री करना होगा ना। अब क्या क्या एंट्री हो गया? देखिए यहां एक तो परचेज अकाउंट ओपन होगा ही, ठीक। हरी गया, क्यों गया? क्योंकि उसको नगद पेमेंट कर दिया, है ना। इससे क्या समझ में आ रहा है कि नगद खरीदा उससे, है ना। तो कैश हो गया हरी के बदले, और एक अकाउंट आ गया डिस्काउंट अकाउंट। अभी तक हम लोग 2 अकाउंट वाला एंट्री कर रहे थे, यहाँ 3 अकाउंट आ गया, ठीक है। परचेज हो जाएगा रियल अकाउंट, कैश हो जाएगा रियल अकाउंट, डिस्काउंट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, होगा ना। डिस्काउंट जितना भी आय व्यय, इनकम गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, परचेजर के लिए ही क्या है, फायदामंद है। लेकिन हरी का भी अकाउंटेंट होगा, वहां तो सेलिंग का एंट्री करेगा वो, तो हरी के लिए वो क्या है, घाटा है, एक तरह से लॉस है ना। उसका अकाउंटेंट डिस्काउंट को डेबिट करेगा, और यहां क्या होगा, डिस्काउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जिसका हम लोग बना रहे हैं, ये इसके लिए फायदा है ना, तो सभी इनकम एंड गेन्स को क्या करते हैं, क्रेडिट, है ना, ठीक है। इसे डिस्काउंट यहाँ क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब देखिए परचेज रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इसके लिए इनकम है ये या गेन्स है, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट क्रेडिट, है ना। यानी कि इसका जर्नल एंट्री जो बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डीआर टू कैश और टू डिस्काउंट। यहां हो जाएगा 9,000, ट्रांजेक्शन तो 9,000 का ही है ना। गुड्स का दाम कितना, 9,000, लेकिन उसको पे कितना कर रहा है, 8,550 और 450 डिस्काउंट। समझ में आया? नरेशन में जो ट्रांजेक्शन वही पूरा उतार देना होगा। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 10% टीडी एंड 5% सीडी रिसीव्ड, 10% क्रेडिट डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट मिला। क्लियर हुआ? अब इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि कैश अकाउंट में क्या दिखाइएगा या परचेज अकाउंट में कितना वैल्यू होना चाहिए। बहुत कंफ्यूज आएगा, परचेज अकाउंट में 8,550 होगा कि 9,000 होगा, है ना, ठीक है। यह बोल देगा कैश, कैश में कितना अमाउंट होगा, और 4 को ऑप्शन दे देगा। आपको बहुत कोई 9,000 ही लिख देगा, कैश तो 8,550 ना हुआ, और ना छूट मिल गया, 250 कम है ना पे करेगा, ठीक है। अभी बेचेगा इसको, अगर 10,000 का पूरा में खरीदा, फिर किसी को बेचेगा, मान लीजिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि रिटेलर ही होलसेलर से लिया, और कंज्यूमर को बेचेगा मान लीजिए पूरा का पूरा 10,000 में, इसको फायदा 450 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, है ना।
उधर तो 1000 हो गए, प्लस 450, 1450 हो जाएगा। तो खरीदने वाला भी इसलिए सोचता है ना कि हम कैश में ही लाएं तो हमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। बहुत कोई इंस्टॉलमेंट सामान क्या नहीं खरीदता, बोले कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसी दुकान से जब नकदी खरीदने जाइएगा ना बिना फाइनेंस का, तो आपको देगा कैश डिस्काउंट। बहुत बिजनेसमैन लोग खाली कैश डिस्काउंट में ही कमाता है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ, तो लाखों लाखों का हो रहा है, करोड़ों का होता है सौदा ना। कैश डिस्काउंट में इतना कमा लेता है कि सीजन में वही कैश डिस्काउंट का फायदा उसको अलग से आ जाता है। अब देखिए इसमें फिर हम क्या करेंगे, अभी हम इस ट्रांजेक्शन को मिटाए नहीं है, इसमें फिर एक लाइन जोड़ेंगे हम, डिस्काउंट में जितने तरीके का हो सकता है वो हम सब यहां पर आपका करेंगे। अब एग्जाम्पल 3 ले लिया, सेम क्वेश्चन। ट्रेड डिस्काउंट 10% रखेंगे, कैश डिस्काउंट 5% रखेंगे। अब यहां पर एक लाइन और जोड़ेंगे, 50% ऑफ गुड्स इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। वही क्वेश्चन है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, लेकिन एक लाइन हम जोड़ दिए क्या कि 50% जो है उधारी खरीदा है, यानी कि 50% नगद खरीदा है ना हुआ। तो कैश डिस्काउंट कितना पर मिलेगा, 50% पर, है ना। और 50% पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आधा सामान नकदी खरीदा, आधा सामान उधार में खरीदा। तो कैश डिस्काउंट कितना पर मिलेगा, जितना नकदी में खरीदा उसी पर ना मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग पहले निकाल लेंगे परचेजिंग प्राइस। तो परचेजिंग प्राइस तो 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा के ही निकलेगा 9000। अब 9000 का 50% उधार बेचा, उधार खरीदा, यानी 4500 को उधार खरीदा, 4500 का नगद खरीदा। अब नगद डिस्काउंट कितना पर निकालेंगे, 4500 पर निकालेंगे, 5%, है ना। हाँ, उधार खरीदा, वही तो बता रहे। 50% गुड्स को उधारी में खरीदा, मैंने 50% का नकदी दिया, 50% को उधारी उधारी दिया। तो नकदी डिस्काउंट किस पर मिलेगा, नकदी छूट, जितना नकदी खरीदा उतने पर नहीं मिलेगा, पूरा पर नहीं मिलेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था कि पूरा खरीदा था नकद में, है ना। लेकिन यहाँ 50% नकदी खरीदा या 40% दिया रहा, तो 40 के हिसाब से लेते हैं हम, जैसा परसेंटेज दिया रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन में उधार भी है, नकदी भी है, यहाँ 4 अकाउंट आ जाएगा, है ना। 4 अकाउंट क्या, जितना का उधार खरीदा है उतना के लिए उसका हरी का नाम आ जाएगा। टोटल परचेज तो 9000 होगा, 9000 में 50% हरी के नाम में गया और 50% कैश में गया, तो वो 50% में कैश और डिस्काउंट दोनों आ जाएगा, यानी 4 अकाउंट हुआ, परचेज, हरी, कैश, डिस्काउंट, चारों आ जाएगा इस क्वेश्चन में, है ना। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10,000 है, इसमें हम लोग लेस किए 10% टीडी, यानी कि 1000 बचा 9000। अब क्रेडिट परचेज कितना है, 50%, 9000 का 50%, यानी कि 4500,
तो कैश कितना हो जाएगा? कैश भी हो जाएगा 50%, यानी कि 4500। तो कैश डिस्काउंट फिर कितना हो जाएगा? कैश डिस्काउंट हो जाएगा 4500 का 5%, ये 5 है ना, यानी कि 25 225 रुपया, है ना। तो 225 घट जाएगा 4500 में, तो कैश पेड कितना हो जाएगा? 4500 माइनस 225, यानी कि 4275। समझ में आया? हमारे पास जगह कम, इसलिए उधर लिखे, आप लोग सीरियली आराम से लिखिए। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं? 225 रुपया, 4500 का 5% निकालिए, कितना आता है? पूरा नहीं ना? हाँ, 50% नगद खरीदा है। नगद डिस्काउंट जितना खरीदा उसी पर ना मिलेगा। ठीक है, पूरा पर नहीं ना मिलेगा। इससे पहले क्वेश्चन में पूरा पर मिल रहा था, क्योंकि पूरा खरीदा था, है ना। अब यहां पर देखिए 4 अकाउंट हो गया, परचेज, कैश, हरी और डिस्काउंट। ये रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों है। ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें तीनों अकाउंट आ गया, है ना। आ गया ना तीनों। अब इसका एंट्री करना है। एंट्री है। हाँ, डिस्काउंट नहीं, हरी से जितना उधारी खरीदा हरी के नाम में जाएगा। आधा उधारी खरीदा है ना, 45 हो जाएगा उसके अकाउंट में, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कैश, टू डिस्काउंट और टू हरी। यहां तो 9000 होगा, 9000। कैश कितना पे किया? 4275, 225 डिस्काउंट में गया, इसका 4500 बाकी हो गया, है ना। ये तीनों जोड़िएगा तो कितना होगा? 9000 होगा, होगा ना। कैश डिस्काउंट है तो ये दोनों बंट ना जाएगा 4500, लेकिन हरी वाला नहीं बटा, उधारी है। टोटल इतना खरीदा, उसमें इतना का नकदी खरीदा, इतना का उधार खरीदा। नकदी खरीदा तो नकदी छूट का एंट्री हो जाएगा, तो घट जाएगा ना कैश का अमाउंट, कैश कम पेमेंट करना पड़ा।
उधारी खरीद है। 4500 का उधारी हो गया, अब 4500 का नगद हो गया। हरी से खरीदा तो क्या एंट्री होगा? परचेज टू हरी होगा ना। वही तो किए हैं, परचेज टू हरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। टोटल परचेज परचेज पूरा अमाउंट दिखाया ना, 9000। वो अमाउंट बढ़ गया, कुछ नकदी में कुछ उधारी में। क्लियर हुआ? अब इसी में हम लोग सेल्स लेके चलेंगे। परचेज से क्लियर किए, अब सेल्स से। सोल्ड गुड्स टू मोहन, MRP 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट 10%। 20,000 दाम है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि 2,000 रुपये घट जाएगा। मोहन के बाद डैश दिए MRP 20,000, है ना। यानी कि कितना का बेचा? 20,000 में लेस कर दीजिए 10%, यानी कि 2,000, यानी कि यहाँ 18,000 में बेचा। सेलिंग प्राइस क्या है, SP क्या है? 18,000। वो तो MRP है, लेकिन बेच रहा कितना में? 18,000 में, है ना। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? मोहन टू सेल्स होगा ना। मोहन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, यहाँ दिखाएंगे 18,000। ये पर्सनल अकाउंट हो गया और ये रियल अकाउंट, है ना। डेबिट द रिसीवर, मोहन पाने वाला है, मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। ठीक है। कर लिए। जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना, तो एक बार ऑब्जेक्टिव इसका टेस्ट होगा, है ना। थोड़ा सा और पढ़ लेंगे और इसका थ्योरी में जाएंगे, तो वहां से लेके यहाँ तक मिला के, है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्शन जब बता देंगे, तो जर्नल एंट्री का वो टेस्ट लिया जाएगा। मतलब कितना तरह क्वेश्चन, 25-50 जो निकले, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कंसेप्ट कितना जो रहेगा, बेसिक से ही रहेगा, है ना। टेस्ट दीजिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है। टेस्ट वाला दिन क्लास नहीं होगा, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन आपको टेस्ट देना होगा, वहाँ बात कर लेंगे हम लोग, अभी नहीं, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं तब। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ, चाहे सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, है ना। अब देखिए इसी में अब आगे जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन को क्रैक करना है ना। नॉलेज तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन मेन देखना है कि हम कितना पढ़ लें कि मेरा एग्जाम निकल जाए। अब इसी में
हम एक लाइन ऐड कर देते हैं कैश डिस्काउंट। ये एग्जांपल लेने का पर्पस ये है कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। परचेज का भी लिए और सेल्स का मशीन ले रहा है, ठीक है। कैश डिस्काउंट 5% कर दिए, एग्जांपल 2 हो गया। तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, देखिए 20 माइनस लेस क्या टीडी 10% यानी कि 2000 यानी कि 18,000, और कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा फिर 5%, 18,000 का 5% मतलब 900, यानी कि कैश रिसिप्ट कितना सेल किया तो कैश रिसिप्ट कितना हो जाएगा 18,000 माइनस 900 यानी कि 17,100, 17,100, ठीक है। तो एंट्री कितना का होगा, इसका होगा, इसका होगा और इसका होगा, है ना। यानी कि 3 अकाउंट। पहले तो बेचा किसको, मोहन को, तो मोहन हट जाएगा, यहाँ हट जाएगा ना, क्यों, नगद बेचा ना उसको, पूरा सामान नगद बेच दिया, फिर नाम से फिर कोई मतलब नहीं हो तो कैश दिया फिर, है ना। तो कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और सेल्स अकाउंट, नहीं ना आएगा, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और सेल्स अकाउंट। मोहन के बदले क्या आ जाएगा, कैश और डिस्काउंट, ठीक है। नाम हट जाएगा ना फिर। यहां पर 3 अकाउंट खुलेगा, कौन कौन, एक खुलेगा सेल्स अकाउंट, एक खुलेगा कैश अकाउंट और एक खुलेगा डिस्काउंट अकाउंट। रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, है ना। अब इसमें आपको याद, ये सारा रूल को लगाइए। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आ रहा है गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है गुड्स जा रहा है। डिस्काउंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, बेचने वाले के लिए घाटा ना एक तरह से, है ना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे रहा है उसको तो, है ना। तो ये डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हो जाएगा 18,000, कैश हो जाएगा 17,100 और 900 गया डिस्काउंट में। ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18,000 होगा ना। है? हाँ, कैश टू सेल्स, नगद बेचा, यहाँ डिस्काउंट भी है तो कैश डिस्काउंट टू सेल्स। ऐसे भी याद रखिएगा, अगर डिस्काउंट भी और कैश भी है ना, इधर कैश है उधर डिस्काउंट होता है। वो याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं, नियम नहीं है। कैश अगर डेबिट साइड में तो डिस्काउंट डेबिट में जाएगा, कैश अगर क्रेडिट साइड में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाएगा, है ना। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैश तो आसानी से पकड़ में आता है, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। बिजनेस में आ रहा है कैश तो डेबिट लिख करते हैं, अब बिजनेस से बाहर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। जहाँ डिस्काउंट भी है साथ में, तो कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट किया, और कैश डेबिट है डिस्काउंट डेबिट किया। हाँ, ऑल लॉसेस को क्या करें, डेबिट करते हैं ना जी, डेबिट है ना किए हैं।
ट्रेड डिस्काउंट लॉस नहीं होता है ना। ट्रेड डिस्काउंट एक नियम है, माना सेलिंग परचेजिंग प्राइस निकालने का। उसको एमआरपी से घटा के देगा किसी को, तब ना वो बेचेगा उतना में, है ना। वो एक तरीका होता है निकाल के देने का, क्योंकि फिर उसमें कितना परसेंट, ऐसा नहीं ना किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। एमआरपी इतना रहेगा तो उसमें इतना घटा के आपको देगा। अब आपको ले जाकर उसको जितना बेचिए, एमआरपी से ज्यादा हम तो नहीं बेच सकते हैं, है ना। बहुत सारा गुड्स ऐसा होता है जो एमआरपी बहुत दुनिया भर का लिखा हुआ रहता है। 100 रुपया का है तो 300 एमआरपी लिख देगा उसमें। तो ब्रांडेड उतना नहीं होता, बहुत कुछ ठग भी देता है उसमें रिटेलर, है ना। लिखल रहा है कुछ और, खरीद के लाया कुछ और में, और बेच देगा पूरा लिखा वाला में। तो बहुत बार क्या होता है, वही चीज, अभी जाइएगा पैकेट वाला सामान लेने के लिए, सूजी मैदा ये सब लेने जाइएगा ना, तो पैकेट में खरीदेगा लिखल रहेगा 80 रुपया, अब बाजार में खरीदेगा तो मिलेगा 40 रुपये में, 45 रुपये में। डबल दाम लिखा हुआ रहता है, डबल से भी ज्यादा। अब मान लीजिए कोई रिटेलर है, उसको जानकारी नहीं है, देख के बेच रहा है, तो कोई आएगा उसको 80 रुपये में दे दिया। अब जो डेली खा रहा है उसको दाम पता ना है, तो उसमें 80 रुपये दे के चल गया, घर गया तो मालूम चला कि उसका वाइफ बोल रही अरे तो 45 रुपये मिलता है, 80 रुपये दे के आप आ गए। दूसरा दिन फिर उसको खरीदने नहीं जाएगा, उसको दुकान बोलेगा अरे ये तो ठगता है। कभी जाके लड़ेगा कि 45 रुपये हर जाता है, 80 रुपये हमसे ले लिए। बात समझ में आया? उसका गड़बड़ चीज होता है। लेकिन ब्रांडेड चीज जितना भी होता है ना, वो एमआरपी से कम में कोई नहीं बेचना चाहेगा रिटेलर, क्योंकि बचत कम है। जिसमें बचत है उसमें तो कुछ में निकाल दिया। अब सब्जी उब्जी का दाम कैसे होता है, उसका कोई एमआरपी नहीं ना है, वो तो खरीदा अपना भाड़ा जोड़ा है, मार्केट में रेट खुल गया इतना बेचना है। बहुत को देखिएगा कि वही चीज 30 रुपये बेच रहा है, बहुत कोई 40 रुपये बेच रहा है, बोलेगा उसको पोसाई नहीं पड़ रहा है, 40 में दे रहा, लेना लीजिए। क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर रहता है उसका, है ना। वही टमाटर उधर 80 रुपये मिल रहा है, वही टमाटर उधर 100 रुपये मिल रहा था। 80 थोड़ा सा खराब रहेगा, और 100 रुपये देखिएगा पूरा एकदम लाल लाल रहेगा, है ना। कारण है ना, महंगा खरीदा तो महंगा बेच रहा है। टमाटर में तो कोई प्रिंटेड नहीं ना है, लेकिन वही जब पैकेजिंग में आने लगता है, मटर वटर का दाना वाना पैकेजिंग में आने लगता है, फ्रीजर करके बेचने लगता है, बड़ा ब्रांडेड दुकान से खरीदिएगा, और जब पैकेट में आने लगेगा तो एमआरपी 60 का भेजेगा। बात समझ रहे हैं? तो अलग अलग हिसाब किताब होता है सेलिंग और परचेजिंग प्राइस निकालने का। हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग और परचेजिंग प्राइस निकालने के लिए। अब इसी क्वेश्चन में हम कर लेते हैं, एक लाइन और जोड़ेंगे, इसको उतार लिए ना। आपको लग रहा है ये सब आया कि नहीं? आता है। इसी में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि इतना कौन सा अकाउंट को डेबिट करें और कितना से करें, या इतना अमाउंट होना चाहिए। उसी में कंफ्यूजन में बहुतों का गलती होगा, काफी लोग गलती होगा। टेस्ट ले लिया जाए और यही क्वेश्चन दे दिया जाए ना, तो आप ही लोग गलती कर दीजिएगा, है ना। हम यहां पर कर रहे हैं 40% गुड्स इज सोल्ड ऑन कैश बेसिस। नकदी 40% बेचा है, ठीक है। 40% नकदी बेचा है, यानी कि 60% उधार बेचा है। तो नकदी छूट कितना पर मिलेगा? 40% पर। तो पहले तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 18,000 लेस पहले ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,000, 18,000 हो गया। ये सेलिंग प्राइस है। अब इसमें 40% क्या है? नगद बेचा है, यानी कि 60% उधारी बेचा है ना। तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा? 18,000 का 40%, यानी कि 7200, 7,200। और क्रेडिट फिर कितना हो जाएगा? 7,200 घटा देंगे इसमें, या 18,000 का 60% निकाल लेंगे, 10,800। तो कैश डिस्काउंट किस पर मिलेगा? कैश डिस्काउंट कैश पर मिलेगा। कैश डिस्काउंट यानी कि 7200 पर मिलेगा, 5% देगा, 5 दूनी 10, 360 रुपया।
होगा ना? 60%। 40 जब नगद तो 60% ना बचा, या इसको घटा देंगे 7200 को 18,000, तभी बात वही निकलेगा। अब यहां पर कैश पेड कितना, कैश रिसीव्ड कितना हो गया? बेच रहा तो रिसीव ना करेगा। $7200 माइनस 360, यानी कि 0,486, 6,840 रुपया ये निकलेगा। देखिए ये एंट्री में जाएगा, है ना, और ये एंट्री में जाएगा। अब यहाँ 4 अकाउंट हो जाएगा। पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। देख लिए? अब देखिए यहां पर 4 अकाउंट होगा ना, क्या देखिए क्या एंट्री होगा बताइए तो। यहाँ उधार भी बेचा है, नगद भी बेचा है ना। सेल्स अकाउंट तो पूरा 18,000 से क्रेडिट होगा। डेबिट में क्या होगा? मोहन अकाउंट भी होगा, कैश अकाउंट भी होगा, डिस्काउंट अकाउंट भी होगा। मोहन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। मोहन को कितना का बेचा उधारी? 10,800 का। ठीक, यानी कि ऐसे होगा, मोहन अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आ जाएगा आपका 18,000, मोहन अकाउंट में आ जाएगा 10,800, कैश मिला इसको कितना? 6,840, डिस्काउंट में गया 360 रुपया। ये तीनों को जोड़िएगा तो होगा 18,000। ये क्वेश्चन है आंसर, है ना। तो डिस्काउंट का इससे ज्यादा नहीं रहता, है ना। ठीक है, इतना सा आपका डिस्काउंट पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा।
हाँ जी, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसमें इतना कौन सा अकाउंट डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा, या डिस्काउंट सेल्स अकाउंट में कितना क्रिएट करेंगे, चारों कंफ्यूजन कर देगा। इंसॉल्वेंट वर्ड सुने हैं, दिवालिया, या डिस्काउंट जैसा ही है। बैंकरप्ट जिसको बोलते हैं, दिवालिया होना, कंगाल होना, इंसॉल्वेंट, INSOLVENT। जब कोई व्यापारी अपने ऋण का भुगतान करने का स्थिति में नहीं होता है ना, तो दिवालिया घोषित हो जाता है, जब उसका लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाता है। लायबिलिटी को एसेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जब लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाता है तो दिवालिया हो जाता है, कंगाल हो जाता है ना। उस सिचुएशन में क्या होता है, उसका बिजनेस डूब जाता है ना। तो जो भी उसको बेचता है उधारी, उसका पैसा क्या होता है, डूब जाता है, विक्रेता का पैसा डूब जाता है। तो उस सिचुएशन में जो खरीदार होता है वो बोलता है कि हम कंगाल हो गए, हम कहाँ से देंगे, तो कोर्ट से माने करवाना पड़ता है कि हम सही में कंगाल हो गए हैं, बताना पड़ता है ना। तो उस सिचुएशन में बोलता है ठीक, इसका बिजनेस का जो संपत्ति है उसको बेच के जो आएगा इसको, उसका लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मान लीजिए हम लोग किसी को, हम लोग जहाँ के अकाउंटेंट हैं, वो किसी को बेचा है गुड्स, और कंगाल हो गया है ना, बोला कि हम नहीं सकेंगे, उधार बेचा गया पहले, तो उधार बेचा गया तो कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब उससे बोला कि हम उसमें का आधा पैसा दे पाएंगे, आधा नहीं दे पाएंगे। उस सिचुएशन में आधा जो पैसा डूब गया, आधा मिला और आधा डूब गया, 10,000 5,000 मिला, 5,000 डूब गया। तो जितना डूबा उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट्स, अप्राप्य ऋण, बैड डेट्स बोलते हैं। हालांकि डेट्स डेट्स पड़ता है, गलत पड़ता है, डेट्स, DBTS, बी होता है लेकिन डेट्स पढ़ते हैं उसको, बैड डेट्स, है ना, अप्राप्य ऋण जिसको बोलते हैं। तो वो बिजनेसमैन के लिए घाटा है, जो बेचा उसके लिए, है ना। यहाँ पर क्या था कि नकदी छूट दे रहा था, तो अपने तरफ से दे रहा था ना, यहाँ अपने तरफ से तो मजबूरी है, या तो मजबूरी है कि कम में मिल रहा, बाकी छोड़ देना पड़ेगा, तो यहाँ भी छोड़ रहा है। तो वहां छोड़ो तो छूट था वो, डिस्काउंट, और यहाँ छोड़ रहा हो क्या, बैड डेट्स है। तो डिस्काउंट और बैड डेट्स में अंतर है, एंट्री में दोनों डेबिटे होगा, डूबेगा तो, है ना। लेकिन डिस्काउंट वो अपने तरफ से दे रहा हो, खुद अपनी इच्छा से, अब बैड डेट्स उसकी इच्छा से मानना पड़ रहा है कि जाओ डूब गया, क्योंकि दे नहीं पाएगा वो, है ना। तो यहाँ पर आता है बैड डेट्स, है ना। तो इसका जो एंट्री होता है ऐसे होता है, कैश अकाउंट DR जितना मिला, बैड डेट्स अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट, है ना, टू क्या, डेटर्स, जिससे मिलना है उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स अकाउंट, जिससे पैसा मिलना है उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स, है ना। रियल, नॉमिनल, पर्सनल। हेलो, हाँ बात किए थे, बोले कि जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन और लगेगा, हम कर दे रहे हैं, हो जाएगा, ठीक ना। ठीक 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 ठीक। अब इसको एग्जाम्पल दे क्लियर करेंगे, है ना। एग्जाम्पल देंगे तो पहले हम बेचने का देंगे, तो पहले उधार बेचा होगा, तब ना फिर वो बोला होगा कि हम नहीं सकेंगे, है ना।
हेलो। अरे आपको भी। आ गया नोटिफिकेशन क्या? मैं अभी तक तो नहीं देखे। नहीं, वो तो हम लोग को पता है, कल से 3 4 दिन पहले से है। हाँ 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 हाँ। अच्छा। वाह। हाँ हाँ हाँ, डेली कुछ ना कुछ हो रहा था, हाँ। सही बात है। हाँ 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 हाँ। हम लोग का कितना 42 क्या होगा ना? 31। तो टीडीएस काट के मिलता था ना 26 कुछ, 26 कुछ मिलता था। हाँ हाँ। शायद शायद। नहीं नहीं, 34 का नहीं था। वो तो उन लोग का था, सुरभि लोग का। मेंस कॉलेज में था। सुरभि सुरभि लोग का। हाँ, वो हम लोग का सब पूरा था। हाँ, वही हम लोग का सब सेम ही था, सुमित जी लोग का। नहीं भाई। नहीं नहीं। वो अब्दुल्ला का है, अब्दुल्ला का 34 है। हम्म हम्म, हम्म। हाँ हाँ हाँ। वही तो। हाँ 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 हाँ। अच्छा। लिखने से क्या होगा? तो हाँ 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 हाँ। सही बात है। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ, एक के साथ आ गया सब, हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ भाई। हाँ 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 हाँ, बोलिए, बुके देने के लिए। सही है। ले लिया जाएगा। ठीक है।
ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ 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 हाँ, गिफ्ट पैक आता है। हाँ, 3 साढ़े 3 हजार में हो जाए। ठीक है ना। ठीक है, कर लेंगे, परसों कर लेते हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। चल हाँ, ले चल जाएंगे हाँ। जानते हैं। ठीक है। फूल बुके। नहीं नहीं, कल नहीं, वो तो सादा ताजा लेना। तो वहीं मिल जाएगा, फिलहाल वाले पास मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। दुर्गा बाड़ी के पास। हाँ हाँ, मंदिरवा दुर्गा बाड़ी है, वही जगह बनाता है। ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, ठीक है यार, है ऐसे भी देना चाहिए। हम्म। ठीक है। चलना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक। हाँ, पक्का पक्का, सामने मिल। ठीक। ठीक। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है कि सोल्ड गुड्स टू सोहन 10,000। सिंपल क्वेश्चन, सोहन को बेचा, सोहन टू सेल्स। सोहन दिवालिया का, सोहन बीकेम इंसॉल्वेंट, मतलब सोहन दिवालिया हो गया। और उसके संपत्ति से, है ना, 50% ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ही एस्टेट। एस्टेट का मतलब होता है संपत्ति, है ना, ऐसे एसेट्स बोलते हैं, लेकिन एस्टेट का मतलब, है ना, ऐसे वाला में एस्टेट लिखा होता है। एस्टेट का मतलब हो गया संपत्ति, ESTATA। उसके संपत्ति से 50% मिला, है ना। इसका मतलब हुआ कि 10,000 का 50%। या कहीं कहीं पे लिखा रहेगा कि 50 पैसा इन ए रूपी रिसीव, रुपया में 50 पैसा मिला। इसका मतलब वही हुआ, 50 पैसा इन ए रूपी रिसीव का मतलब हुआ 1 रुपया में 50 पैसा मिला। तो 10,000 में कितना मिलेगा, बात एक क्या है। हमें डायरेक्ट लिख दिए 50% ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, उसके संपत्ति से इतना हिस्सा मिला। डिविडेंड का मतलब यहाँ पर हिस्सा हुआ। ऐसे डिविडेंड का मतलब लाभांश भी होता है, वो शेयर वाला डिविडेंड, यहाँ शेयर वाला डिविडेंड नहीं है। यहाँ डिविडेंड का मतलब हुआ कि इसका संपत्ति से इतना हिस्सा मिला, 50%। यानी कि 50% डूब गया, 5,000 मिला, 5,000 डूब गया। ठीक। तो एंट्री क्या हो जाएगा, यहां तक पैसा मिल रहा है। तो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन का एंट्री क्या हो जाएगा।
कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर, टू क्या, यहां तो नाम दे दिया है, डेटर्स कौन है, सोहन है ना, तो टू सोहन। मिलना था कितना, 10,000, 5,000 मिला, 5,000 डूब गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्राप्य ऋण, अप्राप्य ऋण, है ना। ये आर अकाउंट है, ये एन अकाउंट है, और ये पी अकाउंट है। इसमें तीनों अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कैश अकाउंट रियल अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, है ना, और सोहन क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। चलिए, ड्रॉइंग्स, आहरण, आहरण, है ना। ड्राइंग्स क्या होता है, जब कोई व्यापारी अपना निजी खर्च के लिए, है ना, बिजनेस से पैसा निकाले या सामान निकाले, उसको आहरण बोलते हैं। अपना निजी, अपना खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए, लेकिन व्यापार से निकाल रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, आहरण, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कैपिटल अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, उसी टाइप से आहरण अकाउंट भी होता है पर्सनल अकाउंट, हाँ, व्यक्तिगत खाता, है ना, क्योंकि उसके आगे मालिक का नाम छुपा हुआ है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कैपिटल को लायबिलिटी माना जाता है बिजनेस के लिए, तो आहरण को बिजनेस के लिए एसेट्स माना जाता है, संपत्ति माना जाता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, देखिए बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा जाता है, जो सोचना है बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गया, और वही बिजनेसमैन जब अपना खर्चा के लिए निकाला तो बिजनेस के लिए संपत्ति है, वही बोलेगा कि जो निकाले उसको वापस कीजिए, और नहीं तो भी आपका कैपिटल से लेस कर देंगे। इसीलिए आप लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते होंगे तो फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस करते हैं ड्रॉइंग्स, कितना लगाया था इतना तो आप निकाल लिए, चाहे एज ए गुड्स निकालें चाहे कैश निकालें, उतना उसका कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर हुआ आहरण, मतलब परसेंटेज निकाला। तो मान लीजिए एक्स नाम का व्यापारी था, वो बिजनेस, उसका बिजनेस है ये, तो पर्सनल यूज के लिए, है ना, गुड्स भी निकाला और नगद भी निकाला। ठीक है, दोनों को लेके चलते हैं। एक्स withdrew from business for personal use, cash, goods। 10,000 नगद निकाला और 5,000 का गुड्स निकाला। क्लियर। अब देखिए यहां जो दिख रहा है एक्स दिख रहा है, इसके हिसाब से एक्स अकाउंट होना चाहिए, है ना। कैश दिख रहा है तो कैश अकाउंट होना चाहिए, और गुड्स है तो उसके लिए हम लोग परचेज, जो सामान खरीदा उसी से निकालेगा ना,
परचेज में इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए क्या है, ये पर्सनल, ये दोनों रियल। ठीक, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एक्स अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, एक्स निकाला तो रिसीवर कौन है, एक्स। लेकिन ये मालिक है ना, तो मालिक के लिए मालिक का नाम नहीं लिखा जाता है, उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स। इसके आगे नाम छिपा हुआ है एक्स का, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे एक्स के बदले, ड्रॉइंग्स। मैंने एक्स के बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले यूज हो रहा है ना, एक्स के बदले, इसके जगह पर। ठीक, ये होगा। हाँ, ड्रॉइंग्स लिखना पड़ेगा, लेकिन ड्रॉइंग्स पूछ देगा कौन अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये मालिक को इंडिकेट कर रहा है ना। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट चूंकि एक्स डेबिट होता, ड्रॉइंग्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, है ना। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर, कैश जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, और गुड्स जा रहा है तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, है ना। 10,000 नगद निकाला, 5,000 का गुड्स निकाला, तो यहाँ 15,000 हो जाएगा। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब समझते हैं, जानवर सब जो होता है ना, उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। घोड़ा खरीदा, है ना, हाथी खरीदा। पहले बिजनेस में तो पहले घोड़ा लोग को यूज करता था ना। ठीक है, परचेज हॉर्स, है ना। मान लीजिए एंट्री दिया, परचेज हॉर्स ₹4 1 लाख है। लाइव स्टॉक, LIV, जीवित जो मैंने जानवर उनके के लाइव स्टॉक यूज करते हैं। हॉर्स अकाउंट करके नहीं लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, लाइव स्टॉक। परचेज हॉर्स, है ना, घोड़ा खरीदा, क्या एंट्री हो जाएगा, लाइव स्टॉक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 1 लाख रुपया। जर्नल का फॉर्मेट देखिए ऐसे होता है, 5 कॉलम होता है ना। ये जर्नल का फॉर्मेट हो गया ना, जर्नल एंट्रीज। देयर आर 5 कॉलम इन जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज डेबिट, क्रेडिट,
अमाउंट रुपीज, देयर आर 5 कॉलम इन जर्नल। जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होता है, जो एंट्री करते हैं हम लोग यहाँ पर करते हैं। ऐसे ही करना होता है तो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं डेट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं लाइव स्टॉक अकाउंट DR टू कैश, नरेशन लिखते हैं बीइंग, है ना, अमाउंट यहाँ आ जाता है, डेबिट साइड अमाउंट यहाँ 1 लाख, क्रेडिट साइड अमाउंट यहाँ पर 1 लाख, ऐसे यही चलता है ना। ये बंद होता फिर आगे बढ़ते जाता डेट वाइज। तो बेसिकली यही सब है ना। इतना से बहुत सारा चीज पकड़ में आने लगेगा। आपका कंफ्यूजन दूर हुआ ना। रिसीवेबल वर्ड दिया रहेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल, है ना। लेकिन सैलरी में तो सीधे पकड़ में आ जाएगा, रेंट में पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। कमीशन रिसीवेबल रहेगा, कमीशन पेबल रहेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देंगे, ठीक है। इतना को जाके अपने से ट्रांजेक्शन लिख के अगर आप पेपर में अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, जर्नल एंट्री ना, जितना बताया उसको अलग कागज में लिख लीजिए, जितना देखिए फिर देखिए सोल्व होता है कि नहीं, फिर मिलाइए सही बनाए गलत बनाया। उससे आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया और कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी 12-15 जो भी है 15 है ना, उसको एक जगह लिख लीजिए रफ में और उसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए कि फिर मिलाइए उससे सही बनाए गलत बनाए। उससे आपका अगर सही बना लिए तो इसका मतलब आपको पूरा समझ में आ गया, गलत बनाए तो कहाँ पर क्यों गलत बना वहाँ क्लियर कर लीजिए, है ना। जानकारी जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट, है ना। बिना प्रैक्टिस का ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में थ्योरी स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट का थ्योरी स्टार्ट करेंगे। आता है ना, जनता का इश्यू रहेगा और थ्योरी जो है थ्योरी से अकाउंट बनाना होगा ना, इसमें भी क्वेश्चन देता है सर, जनरल एक बार इसको बेस करेंगे तो पर्सनल अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट है, जब उसका मतलब पूछता है कि पर्सनल है, हां तो कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो सब यहाँ पर खाली जनरल का सीखना है, वो अकाउंट है, क्यों डेबिट किए, क्या मतलब है, रूल पूछेगा और बोलेगा डेबिट वाला से कौन कौन करोगे, है ना। तो इसमें भी करेगा पर्सनल अकाउंट पे जाओ, ये अकाउंट का तो खुद करो, अकाउंट एक मार देगा गलत होता है, कुछ भी बना सकता है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो खुद देगा तो आपको कैसे रहेगा, ये चाहिए वहां पर पूछेगा तो वही कौन सा नहीं रहता, आई से अकाउंट क्या हो सकता है, जरूरी क्या हो सकता है, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसका अकाउंट क्या हो सकता है, डिस्काउंट होगा तो मान जाइए ना। एक बार जितना बताया तो बनाइए ना, कि आपको देखिए समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो ये कि नहीं मालूम,
एक वर्क करते हैं, टाइम तो नहीं मिलता है, जेडेड तक तैयारी करते हैं ना, इसीलिए टाइम टाइम निकालिए। हाँ